वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसमें हम बात करेंगे डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी इन सभी कंपनियों की। तो किस किस क्रम में ये सभी कंपनियां भारत आती हैं और इनके भारत आने के पश्चात भारत की राजनीति में क्या मुख्य परिवर्तन होते हैं। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उनका क्या महत्व रहेगा भारत की राजनीति में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुर्तगालियों के आगमन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और बीए थर्ड सेमेस्टर की जो इंग्लिश है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो थर्ड सेम का पॉलिटिकल साइंस है उसकी भी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो इस आगमन से पहले हम बात करेंगे कि जो समुद्री मार्ग था या जो भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग था उसकी खोज आखिर हुई किस तरीके से थी। तो देखिए, इन टॉपिक्स की जो डिटेल्ड थ्योरी है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ग्रुप में, बट यूनिट वाइज अभी मैं इनको लेक्चर के बाद से अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़नी है वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो चाहे तो आप साथ में कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट करते रहिए, या फिर आप ध्यान से सुनते रहिए, उसके बाद में आप इस पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्को डी गामा की। तो कौन है आखिर ये वास्को डी गामा, क्योंकि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर होंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली निवासी था और केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ आता है, वो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीख की हेल्प से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और उसके पहुंचने का आपसे पूछा जाता है समय क्या था या किस सन में वो पहुंचा था। तो 17 मई 1498 में यहाँ पर ये पहुंचा था। और कालीकट के उस टाइम के जो शासक थे वो कौन थे, जमोरिन थे। तो इन्होंने वास्को डी गामा को मतलब यहाँ पे ग्रीट या उनका वेलकम किया था। और उसके बाद में आता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां क्या हैं। तो अक्सर ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाल थे, उसके बाद आते हैं डच, डच के बाद यहाँ पर आते हैं ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो हैं डेनिश, फ्रांसीसी, और लास्ट हमारे पास थे स्वीडिश। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुर्तगालियों की। तो जो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और किस सन में स्थापित की थी, तो 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। उसके बाद हमारे पास एक नाम आता है यहाँ पे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कौन थे, ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, मतलब भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर ये थे। और किस सन में ये भारत आए थे, 1505 में। और 1509 में मिस्र, तुर्की, गुजरात की जो सेना है उनको इन्होंने हरा दिया था। और हरा करके किस पर अधिकार किया था, दमन और दीव पर। तो मेनली पहले इन्होंने दीव पर अधिकार कर लिया है 1509 में। और इन्हीं की नीतियों को आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि शांत जल नीति क्या थी या किसकी ये नीति थी। तो ये नीति थी पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। तो किस तरीके से उन्होंने मिस्र, तुर्की, गुजरात और इन सभी को हरा करके क्या किया है, द्वीप पर अधिकार किया है। और इनका भारत में जो आगमन है वो समुद्री मार्ग से है। तो कुछ कुछ वहाँ से रिलेट करके इनकी नीतियों को क्या नाम दे दिया गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो एक बार हम बात कर लेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर होती क्या है। तो छोटा सा मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है वो हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। और किसने शुरू की थी, अल्मेडा ने शुरू की थी। तो बस इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगला नाम हमारे पास आता है यहाँ पे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, ये 1503 में एक जहाज़ी बेड़े के नायक बनकर के भारत में आते हैं। और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें इन्होंने क्रम से की हुई हैं वो हम देख चुके हैं। बट बाकी आपको आंसर लिखने के लिए यहाँ पे इस पीडीएफ में सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बाकी इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती भी इन्होंने ही शुरू की थी। और नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने की थी कि पोर्चुगीज़ को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और अपने ही क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। बाकी सारी चीज़ें बस अपनी शक्तियों के प्रसार के लिए इन्होंने यूज़ की थी। बीजापुर के जो आदिल शाह थे, उनसे इन्होंने गोवा को भी जीत लिया था। तो गोवा, दमन दीव, इन सारे क्षेत्रों पे पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना अधिकार जमाना शुरू किया था। ठीक है,
फारस खाड़ी पर हरमुज़ जो जगह थी उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और मंडी मलक्का नाम से दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब साइट थी, एक इम्पोर्टेंट जगह थी, उस पर भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका अधिकार क्रम क्या था, मतलब किस-किस तरीके से इन्होंने भारत में आगमन किया और आगमन के पश्चात क्या इनके लिए इम्पोर्टेंट सेंटर थे या किस क्रम में इन्होंने भारत को जीता है? तो सबसे पहले 1510 में इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया और गोवा के बाद फिर मलक्का 1511 में और 1515 में इन्होंने हरमुझ पर अधिकार किया, ठीक है? तो गोवा को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इन्होंने उभारा था और अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ के कल्चर में आपको थोड़ा बहुत ही पोर्चुगीज़ इम्पैक्ट अभी भी नज़र आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला नाम आता है के बाद वो आता है नीनो डी कुन्हा, ठीक है? तो बाकी ये जितने भी नाम है ना आप इनको अपने नोट्स में सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा और बाकी क्या-क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, क्या-क्या इनके इनिशिएटिव्स थे, उनको आप पॉइंट्स में लिख लेंगे। तो जब आप पुर्तगाली या फिर यूरोपियन कंपनियों का आगमन लिखते हैं, तो इन सभी शासकों के नाम आपको क्रम से वहाँ पर देने होंगे, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं नीनो डी कुन्हा की, तो देखते हैं इन्होंने क्या चीज़ें की हैं। तो नीनो डी कुन्हा ने जो किया है वो गोवा को पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनाया था और इन्होंने मद्रास, बंगाल, दीव में भी पुर्तगाली बस्तियाँ मतलब या फिर पुर्तगाली प्रांतों की स्थापना की थी। तो ये कुछ माइनर या मेजर चेंजेस हैं वैसे बट काफ़ी कम इनिशिएटिव्स इनके द्वारा किए गए थे, ठीक है? और उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस समय जो शासन था वो मुग़ल शासन था, तो उस टाइम पे मुग़लों की स्थिति क्या थी? वो हम देख लेते हैं पर कि बंगाल के जो शासक थे महमूद शाह, उनको पुर्तगालियों को चटगाँव और गाँव ये व्यापारिक कंपनियाँ खोलने की अनुमति दे दी गई थी। और अकबर की अनुमति से तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि किस शासक की अनुमति से हुगली में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने जो कंपनी की स्थापना की थी हुगली में वो किसकी अनुमति से की थी? अकबर की अनुमति से। अब शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था, ठीक है? तो अकबर ने अनुमति दी है और शाहजहाँ ने उसको वापस ले लिया है। अब अगर आपसे पूछे जाते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? ठीक है? मतलब क्योंकि इनके बाद में अब और भी कंपनियाँ या फिर और भी देशों से लोग या फिर और भी कुछ देशों से कंपनियाँ यहाँ पर स्थापित होने वाली हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि पुर्तगालियों का यहाँ पर पतन हो जाता है? तो इनके पतन का सबसे पहला कारण जो बताया जाता है वो है भारतीय स्त्रियों से विवाह और उनका धर्म परिवर्तन कराना। अब व्यापारिक प्रशासन में बहुत ज़्यादा कुशल या बहुत ज़्यादा योग्य ये लोग नहीं थे, रिश्वतखोरी, इस तरीके की चीज़ें या फिर भ्रष्टाचार ये बहुत कुछ मतलब बहुत एक लेवल पर बढ़ने लगा था। तो 1509 तक या फिर हम 1505 तक की बात करें तो तभी तक सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन जैसे-जैसे 1516 के टाइम तक जाते-जाते इनमें क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा रिश्वत ये लोग लेने लगे और धर्म परिवर्तन इस तरह की कुरीतियाँ इनके अंदर आ चुकी थी। अब इसी वजह से मौका मिल जाता है डचों को प्रवेश करने का, ठीक है? बाकी क्योंकि पूरा का पूरा एक लॉन्ग आंसर आता है आपको लिखने के लिए कि सभी कंपनियाँ फिर यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम विस्तार पूर्वक लिखिए। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप लिख रहे हैं पुर्तगालियों का पतन तो आप केवल कुछ इन पॉइंट्स को वहाँ पर बता सकते हैं कि पुर्तगालियों का भ्रष्ट होना या दोषपूर्ण व्यापार नीतियाँ थी या धार्मिक और वैवाहिक नीतियाँ थीं या फिर योग्य शासक नहीं थे, सीमित साधन थे उनके पास और स्पेन और पुर्तगाल का विलय हो जाना, डच और अंग्रेज़ जैसी शक्तियों का आ जाना, तो इस तरीके के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए, पुर्तगालियों के पतन के कारण तो हमने देख लिए बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पुर्तगाल से ही भारत में आई हैं या फिर हम कहें तो पुर्तगालियों की भारत को क्या देन है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। मतलब शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस पीडीएफ में नहीं है, मैं इसको इसकी जो पिक्चर है ना वो ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए या फिर सुनते हुए चलिए। तो भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? पोर्चुगीज़ कंपनियों को ही जाता है, ठीक है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई थी 1556 में वो भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, एक इनिशिएटिव है भारत में। और भारत में गौथिक या स्थापत्य कला जो कि पहले नहीं थी, इसका आगमन भी किसके साथ हुआ? पुर्तगालियों के साथ। और कुछ हम फलों की बात करें, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं ये कहाँ से आए हैं? पुर्तगाल से भारत में लाए गए हैं, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डच। तो पोर्चुगीज़ के बाद इस क्रम में जो नेक्स्ट कंपनी हमारे पास आती है वो कौन-सी है? डच है। तो पोर्चुगीज़ के बाद भारत आए डच और ये कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है? पहले ही पॉइंट में क्लियरली मेंशन है, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा। तो इनकी कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। तो डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1605 में की थी और कहाँ पर की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। डचों का भारत में पहला दल
कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। तो इनका वायसराय है कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है। अब बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी? पीपली में की थी। अब डचों के कारखानों की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला कारखाना इनका मसूलीपट्टनम में था, दूसरा इनका निजामपट्टनम में था, तीसरा पोलीकट में था और बाकी काफ़ी सारी जगह पे और भी थे, मतलब सूरत या विलीपट्टनम हो गया या चिंसुरा हो गया, कोचीन हो गया, नागापट्टनम है, बालासोर है और कासिम बाज़ार है। इन सभी जगहों पे इनकी जो फैक्ट्रीज़ थी या छोटे-छोटे कारखाने थे वो स्थापित थे। अब अगर मुख्यालय की बात करें तो व्यापारिक केंद्रों में इन्होंने जो मुख्यालय बनाया था वो पुलिकट को बनाया था, ठीक है। अब इन्होंने एक फोर्ट की स्थापना भी की थी, चिंसुरा में की थी फोर्ट 1653 में और कोच्चि में भी इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1663 में। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जिन मतलब जिस यूनिवर्सिटी में ये पेपर एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग की फॉर्म में आता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सीसीएस में आपको एमसीक्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो ये आप पॉइंट्स छोड़ सकते हैं कि इनकी फैक्ट्री की स्थापना या फिर फोर्ट विलियम या फिर किसी भी तरीके के फोर्ट हैं तो वो कब स्थापित हुए, किस जगह पे हुए, इस तरीके की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। और बाकी डचों ने मसाला द्वीप मतलब जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, इंडोनेशिया भी किससे जीत लिया था? जो कि पहले पोर्चुगीज़ के अंडर में था उसको भी डचों ने जीत लिया था। डचों ने मलक्का मलक्का और सिलोन मतलब कि जो श्रीलंका है उस पर भी क्या कर दिया था? अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट हम बात करें श्रीलंका के अलावा डचों ने जकार्ता को भी जीत लिया था और बैक्ट्रिया मतलब सॉरी बैटेविया को इन्होंने स्थापना की थी, मतलब जीत कर इन्होंने कुछ नगरों की वहाँ पर स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है जहांगीर की। जहांगीर ने पहले हॉकिंग्स को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन स्थानीय सौदागर और पुर्तगालियों के विरोध के बाद इन्होंने इस अनुमति को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को हरा दिया था और उनकी वीरता की वजह से 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थापित फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी थी। अब अगर फैक्ट्री की बात करें तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था वो 1611 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? ये मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है। 1613 में सूरत में ही अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस एडवर्ड थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर टॉमस रो। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर टॉमस रो और जेम्स प्रथम के मतलब जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये भारत आए थे, सॉरी मतलब सूरत पहुंचे थे 1615 में, 18 सितंबर में। उसके बाद फिर 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचते हैं। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों में व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। तो इस क्रम में अब डचों का क्या होने जा रहा है? पतन हो रहा है, ठीक है। तो डचों के बाद अब स्थापना होगी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसको भी हम आगे देखेंगे उसमें कौन से मुगल रूलर का इम्पोर्टेंस रहता है या किसके द्वारा उनको परमिशंस दी गई या जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये जो डच हैं इनके पतन के कारण क्या थे। तो वही कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी यहाँ पे कि एक तो उनकी नौ शक्तियाँ कमज़ोर थीं अंग्रेज़ों की तुलना में और मसालों की द्वीपों पर अधिक ध्यान मतलब दिया उन्होंने, बाकी सभी चीज़ों पे नहीं दिया। आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति उन्होंने अपना रखी थी और डचों ने भारत में व्यापार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, राजनीति पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और राजनीति में हस्तक्षेप किया अंग्रेज़ों ने, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक वो यहाँ पर रूल करने वाले हैं, ठीक है। तो 1908 में कैप्टन हॉकिंग्स नामक एक अंग्रेजी जो हैं वो भारत आते हैं और किस तरीके से भारत की राजनीति को वो पूरे तरीके से परिवर्तित कर देते हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारी हिस्ट्री की जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो इसमें हम 2 कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं, बाकी कंपनीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।